इस जानकारी की तरफ लेकर आता हूं। उस किताब में 105 पन्ने, हर एक पन्ना हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश की गवाही देता है। लेकिन उससे पहले जरा देख लीजिए ये मुख्य बात, कश्मीर कनेक्शन, इसको देखना बहुत जरूरी है। और यहां पर अगर देखेंगे ये तमाम चेहरे इनकी तरफ से फ्लोट किए गए ऑर्गेनाइजेशन, इसको क्लोज करना पड़ेगा ताकि इनमें से कुछ चेहरे हिंदुस्तान की जनता ध्यान से देख सके, क्योंकि हम में से अधिकांश इनके नाम के बारे में, इनके चेहरों के बारे में अभी अनभिज्ञ हैं। लेकिन ये हमारे देश के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश कर रहे हैं वो इस रिपोर्ट के हवाले से आपको बताता हूं। जरा यहां पर देखिए कश्मीर कनेक्शन, यहां देखिए आप, गुलाम नबी फाई आपको हर एक इस तरह की एक्टिविटी के सेंटर में मिलेगा। इसकी भूमिका कितनी विस्तृत है और यह कितना खतरनाक है हिंदुस्तान के लिहाज से, अब मैं आपको समझाना शुरू करता हूं। आप कहीं पर भी देखें, कहीं पर भी देखें, एक तीर इनसे आकर मिलेगा अगर कश्मीर में भारत विरोधी एक्टिविटीज की बात आप कर रहे हैं। आप देख लीजिए कश्मीर अमेरिकन काउंसिल, एक्चुअली यही उसको फाउंड करने वाले फाउंडर मेंबर्स में से एक। अब देखिए इसमें डायरेक्टर आपको मिलेंगे अब्दुल रऊफ मीर, उधर आप सेक्रेटरी ट्रेजरर देखिए अकरम डार मिलेंगे, इधर आप आ जाइए डायरेक्टर यूसुफ फजीली मिलेंगे, और इधर अगर आप आएंगे तो इसमें वर्ल्ड कश्मीर अवेयरनेस फोरम में अगर प्रेसिडेंट गुलाम नबी मीर मिलते हैं तो फिर देखिए सेक्रेटरी के तौर पर गुलाम नबी फाई से जाकर तार जुड़ते हैं। अगर आप इधर आ जाइए कश्मीर सेंटर में, अगर आप आते हैं कश्मीर सेंटर में डायरेक्टर आपको मिल जाएगा, ब्रुसेल्स का डायरेक्टर मिल जाएगा, प्रेसिडेंट मिल जाएगा। लेकिन इनके अगर तार, जैसे इधर आप देख रहे हैं, ये आखिरकार ये देखिए, ये मुड़कर बेशक तीर पहुंच रहा है लेकिन पहुंच रहा है गुलाम नबी फाई तक। तीसरा ऑर्गेनाइजेशन ले लीजिए वर्ल्ड कश्मीर फ्रीडम मूवमेंट, अब इसको अगर आप लेकर जाएंगे तो इसके तार भी आखिरकार आपको गुलाम नबी फाई से जुड़े हुए मिलेंगे। इस तरीके से इस्लामिक सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका, हर एक जगह पर आप देख लीजिए, या तो सीधे या किसी व्यक्ति, वो व्यक्ति जो उनसे सीधा जुड़ा हुआ है के जरिए गुलाम नबी फाई इस पूरी वेल ऑयल्ड मशीनरी को ऑपरेट कर रहे हैं, और आज से नहीं कई सालों से। लेकिन सवाल यह है कि कश्मीर के लोगों के अलावा क्या कश्मीर के लोगों से कंसर्न उन लोगों का रह गया है जो सालों पहले इस धरती को छोड़कर चले गए, जो आज यहां की हकीकत से वाबस्ता भी नहीं, जो बाहर विदेश में बैठकर इन ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हुए इनसे पैसे लेते हैं, हजारों हजार डॉलर में हर महीने तनख्वाहें लेते हैं, और फिर वो पैसे जो आते हैं इनको लॉबिंग के लिए, उसमें से भी अपना कट रखते हुए लॉबिंग कंसल्टेंसी फर्म्स को हायर किया जाता है। और अगर ये इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी है तो क्या हम इस कॉन्स्पिरेसी को वक्त रहते समझ पाए हैं? हमारी एजेंसियां समझ पाई हैं क्या? यह बहुत बड़ा सवाल है। कश्मीर का कनेक्शन और इसके केंद्र में हर एंटी कश्मीर, एंटी इंडिया एक्टिविटीज के सेंटर में गुलाम नबी फाई ये नाम क्यों मिल रहा है? कल इस नाम की चर्चा हुई थी शाम को अड़ी में जब हम बात कर रहे थे, लेकिन वहां पर एक छोटा संदर्भ था। अब अगर बड़ी पिक्चर की बात करते हैं आप तो ये नेटवर्क बहुत खौफनाक लगता है, और उसके केंद्र में जब गुलाम नबी फाई दिखाई देता है तो ये समझ में आता है कि ये नाम तो जाहिर है अगर इतने दिनों से चल रहा है, और ये वो नाम है जिसे आईएसआई से कनेक्शन रखने के आरोप में, आईएसआई से पैसे लेने के आरोप में और इस बात के पुख्ता सबूतों के साथ पकड़े जाने के बाद अमेरिका में जेल हो चुकी है। जेल से आने के बाद कुछ दिनों तक तो ये लो प्रोफाइल रहे महाशय, उसके बाद इन्होंने फिर कश्मीर के संदर्भ में अपना राग अलापना और अपनी एक्टिविटीज को तेज कर दिया और एक बार फिर से फुल फ्लेजेड तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। सवाल यह है कि जिस धरती से ऑपरेट कर रहे हैं हिंदुस्तान के खिलाफ, क्या वहां इस बात की भनक है, और अगर है तो इनको रोकने के लिए क्या किया जा रहा है? अब अगर यहां पर आप आ जाएं, कैसे यह पुश्तैनी धंधा बन गया है, कश्मीर के खिलाफ गलत सलत बातें प्रचारित करो और उसको एक इंडस्ट्री की शक्ल दे दो, यह बता दो कि अरे वहां तो हालात बहुत खराब हैं, वहां तो ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रहे हैं। क्या कभी किसी आतंकवादी ने ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं किया? क्या उसकी चर्चा होती है? क्या पाकिस्तान ने ह्यूमन राइट्स के नाम पर झंडे गाड़े हैं? क्या उन्होंने मिसाल कायम की है कि उसकी नजीर दी जाए कि देखिए पाकिस्तान को ह्यूमन राइट्स के मामले में क्या करता है? कश्मीर को बदनाम करने वालों ने साजिश रची, एक कॉन्फ्लिक्ट इंडस्ट्री बनाई, और कॉन्फ्लिक्ट इंडस्ट्री बनाने के बाद क्योंकि उसमें इनका अपना, इनके परिवारों का, इनकी पीढ़ियों का भला हो रहा था, भला उनकी निगाहों में यह भला ही है, पैसे आ रहे हैं ना। इट ऑल बॉइल्स डाउन टू मनी। देखिए कैसे काम चल रहा है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को दिया जा रहा काम। अयूब ठाकुर, मैंने आपको बताया शुरुआत में, मुख्य चेहरा अयूब ठाकुर का बेटा मुजम्मिल अयूब ठाकुर। अयूब ठाकुर तो फिर भी बचता था इस बात से कि सीधे कहे कि हमने आतंकवादियों को पैसा दिया। मुजम्मिल अयूब ठाकुर तो खुलकर कहता है कि मेरे बाप ने आतंकवादियों को पैसे दिए, रिपोर्ट बताती। अब आगे आइए, अकरम डार का बेटा एजाज डार, बेटा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को, क्यों? क्योंकि पुश्तैनी धंधा,
घर का काम चल रहा है, इससे घर में पैसे आ रहे हैं। कश्मीर का राग झूठा आलाप के घर में पैसे आ रहे हैं, कैसे छोड़ा जाए? अभी तक मैंने किया, मैं नहीं कर सकता, अब तुम करो। अब आप देखिए, यूसुफ फाजिल, बेटी समीरा फाजिल, यहां आ जाइए। गुलाम नबी भाई तो खैर इनके सबके पितामह लगते हैं इस रिपोर्ट में। इधर आ जाइए, हाफसा कंजवाल, इधर अगर आप आएंगे, समीरा फाजिल और हाफसा कंजवाल आपस में कजिन हैं। हाँ, एक चीज और मैं बताऊंगा, खैर उसमें मैं बाद में आता हूं। टोनी अशाई, बहुत नाम आता है इनका, कई बार हिंदुस्तान के भी कई नामचीन चेहरों के साथ देखे गए हैं, लेकिन कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी के ये भी कल पुर्जे हैं, ये आगे मैं आपको बताता हूं। खैर, ये रिश्तेदार हैं किनके? सहला अशाई के। इधर आ जाइए, गुलाम मोहम्मद सैफी, इनकी बेटी है शाइस्ता सैफी। गुलाम मोहम्मद सैफी को हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहां हेड बनाया गया था। उनकी बेटी शाइस्ता सैफी, और शाइस्ता सैफी जो मैं कह रहा था, मैं आपको बाद में बताऊंगा, शाइस्ता सैफी मुजम्मल अयूब ठाकुर, वैवाहिक रिश्ता। आगे आ जाइए, गुलाम नबी मीर, बेटा ऐमान मीर। क्योंकि इस कॉन्फ्लिक्ट इंडस्ट्री में झूठ का प्रचार करके हिंदुस्तान के खिलाफ एजेंडा चलाकर पैसे आ रहे हैं, एक जनरेशन पल गई, अब वो धंधा दे दिया गया है, अब गल्ले पर बेटा बैठ रहा है। ये हालात हैं, पाकिस्तान के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की दुकानें चल रही हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ये हस्तांतरित हो रही हैं। और ये बताती है ये रिपोर्ट, 105 पन्नों का ये दस्तावेज अब नेट पर उपलब्ध है, आप भी इसको रेफर कर सकते हैं। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस है ये, और पब्लिक डोमेन से ली गई चीजों का इसमें हवाला है, इसलिए छिपा हुआ कुछ नहीं है। लेकिन सबसे पहले मैं इसको लेकर आरती टिक्कू जी के पास जाना चाहता हूं। आरती टिक्कू जी, जिस बात का हवाला आप देख रही थी, ये कॉन्फ्लिक्ट इंडस्ट्री, ये तो मतलब कल मेरे हाथ में आया दस्तावेज, रात में 3 बजे तक मैं पढ़ता रहा, मुझको सपने भी इसी के आते रहे। कितना खौफनाक है ये पूरा का पूरा जाल। बिल्कुल, देखिए 20 साल से मैं लगातार लिखती आ रही हूँ, इसके बारे में मैं बोलती आ रही हूँ कि ये कॉन्फ्लिक्ट इंडस्ट्री है। इसमें सबसे बड़ा प्रमाण जो आपको मिलेगा कि ये कैसे इस कॉन्फ्लिक्ट इंडस्ट्री ने कितने लोगों को रोजगार दिया, कितने लोगों के घर भरे और कितने लोगों की करियर्स बनाए। तो उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि आप श्रीनगर जाइए और आपको एक कॉन्फ्लिक्ट जोन नहीं दिखाई देगा, आपको कोई ऐसा जो तशद्दुद या वॉर का जो सीन है या बैटल ग्राउंड नहीं दिखेगा। आपको बंगले दिखेंगे, आपको गाड़ियां दिखेंगी, आपको एक मामूली सा क्लर्क, एक मामूली सा टीचर, उनके घर देखिए, उनका रहन सहन देखिए, तो आपको समझ आएगा कि ये एक कॉन्फ्लिक्ट इंडस्ट्री जो पिछले 30 साल में पनपी है, इसके पीछे बहुत बड़े बड़े फोर्सेस है। अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक, पाकिस्तान से लेकर बॉलीवुड तक, बॉलीवुड से लेकर दिल्ली और कश्मीर तक एक बहुत बड़ा नेक्सस है, जिसकी वजह से जो गरीब कश्मीरी मुसलमान जो था वो रेडिकलाइज कराया गया, जबरदस्ती करके उनको इस्लामिक जिहाद के रास्ते पे चलाया गया, उनको मरवाया गया, उनको हथियार दिए गए, उनके हाथों में पत्थर दिए गए, और उसका नतीजा ये निकला कि पिछले 30 साल में ना कि सिर्फ ये कश्मीरी मुस्लिम जो रेडिकलाइजेशन है, इस्लामिक रेडिकलाइजेशन जो है पिछले 30 साल में हुई, पर सबसे बड़ा ये हुआ कि एक माइनॉरिटी कम्युनिटी, कश्मीरी हिंदुओं की जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, उनके जेनोसाइड हुआ, एथनिक क्लिंजिंग हुई, वो बेघर हुए, और आज तक 30 साल के बाद भी उनको वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। आपने ये कहा था मैम कि हम इस बारे में, आपने बहुत बड़ा काम भी इसमें आप कह रही हैं कि किया है, और आपने इसको इनसाइड आउट देखा है, तो मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि हमने वक्त रहते अवेयर रहकर इसके खिलाफ काउंटर क्या किया है, ये भी मैं आपसे समझना चाहूंगा। लेकिन इसमें जो आप कह रही थी वो जरा जल्दी से पढ़ देता हूं। इसमें प्रोलॉग में एक बात लिखी हुई है, The way conflict is designed, it has generated growing number of stakeholders. इस कॉन्फ्लिक्ट को ऐसे डिजाइन किया गया है कि हर दिन इससे हर कोई जुड़ने वाला अपने आप को जो जुड़ा है उसको ये लगा है कि मेरे लिए तो ये माफिक है, मुख्य मेरे लिए ये बेहतर है। फ्रॉम सेट ऑफ फैमिलीज टू गोरा पॉलिटिशियंस, इसमें फैमिलीज तो इन्वॉल्व हैं ही, कई गोरे पॉलिटिशियंस को भी पकड़ा गया है ताकि कही हुई बात में वजन लाया जा सके। To the Pakistani establishment in a manner that it would be useful for them to keep the conflict in perpetual flux. हमेशा ये घाव बना रहे, हमेशा ये खून रिश्ता रहे। वो कौन है जो इस रिश्ते हुए खून में पनपते हैं? क्या वो इंसान है या खून पर पनपने वाले कीड़े? सिवाज साहब।
देखो दिनेश, ये कॉन्फ्लिक्ट इंडस्ट्री एक बड़ी इंडस्ट्री है। जैसे आप इसको निकाला है, ये काफ़ी सिक्योरिटी फोर्सेस को पता है और इसको पकड़ना इतना आसान नहीं है। और इसके नेटवर्क जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर है, और ये भारत में नहीं, अमेरिका में भी है, यूरोप में भी है, मिडिल ईस्ट में है। और इसका ताना बाना सारा आईएसआई के पास है, और आईएसआई इसके साथ खेलता है। एक ये फोर्स नैरेटिव बनाता है, एक को जो चीज़ नहीं हो रही उसको अपनाएगा और आपको ऐसा लगेगा यही सच है। और ऐसा फोर्स नैरेटिव इन्होंने अपनाया है कश्मीर घाटी में, लोगों को गुमराह किया है, उनको रेडिकलाइज किया है, एक प्रकार ऐसा फॉल्स मिराज एस्टेब्लिश करके उनको एक रास्ते पे ले गए। और ये जो पत्थरबाजी वाली घटनाएं हैं, ये इसके अंदर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस एक जो चेहरा था वो सामने दिख रहा था, मगर इसके साथ साथ जो कॉन्फ्लिक्ट इंडस्ट्री में एक कई चेहरे हैं जो कि बिना दिखे पीछे से काम कर रहे हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो है उनका एक चेहरा था जो सामने था, और उसने बहुत ज्यादा काम किया है इंडस्ट्री इसके अंदर, कश्मीर के अंदर, जिसके अंदर रेडिकलाइजेशन हुई है, लोगों को पैसा दिया है, उनको पत्थर फिकवाए हैं। तो मैं ये एक चीज बताऊंगा दिनेश, ये नेटवर्क को निकाल सकते हैं हम अगर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बिल्कुल जाए, क्योंकि इसका ताना बाना है, इसका ताना बाना हमारे पास सर, ये ताने बाने में हम कहां तक पहुंचेंगे जब हम ये देखते हैं कि इस नेटवर्क से आखिरकार कोई ऐसा भी जुड़ा हुआ है जो जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं पोजीशन होल्डर है। जब हम ये देखते हैं कि इसमें वो पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हैं जिनको लॉबिंग फर्म्स ने, उसमें ट्रेल दिखती है, मनी ट्रेल का हवाला है कि पैसे आज पे किए गए और 2 दिन बाद उन्होंने कश्मीर को लेकर ट्वीट किया। लेकिन अगर उसी लॉबिंग फर्म का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर कर गया तो उस पॉलिटिशियन ने उसके बाद से 3 साल तक कश्मीर को लेकर कोई चू नहीं की, तो जिसको दर्द होता है उसको एक दिन का दर्द होता है क्या? ये तो दिनेश एक पॉलिटिकल डिसीजन लेना पड़ेगा, हार्श डिसीजन, और आपको ये नहीं देखना पड़ेगा कि वो किस पॉलिटिकल पार्टी में है जो कि इसके साथ इन्वॉल्व है। और ये सच्चाई है, कश्मीर घाटी के अंदर ये जो फॉल्स नैरेटिव एस्टेब्लिश किया गया है, ये इन्होंने किया है। और इसीलिए ये इनेविटेबल हो गया था कि जहां पर ये सड़ांध फैलती जा रही है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।